हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि संविधान के अंदर हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कैसे कर सकते हैं। किसी चीज के बदलाव को ही हम क्या बोलते हैं, दूसरा रूप क्या है, संशोधन। इंग्लिश में बोला जाता है इसे अमेंडमेंट। तो अपने संविधान के अंदर हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर हम अपना संविधान उठा कर देखते हैं तो हमारा संविधान इस तरीके से नहीं है जैसे ब्रिटेन का संविधान है। यानी कि ब्रिटेन का संविधान तो पहले ही समझो कि उनका संविधान कैसा है, मौखिक संविधान है, लिखित संविधान उनका नहीं है। तो उसमें अमेंडमेंट करना बहुत आसान है, उसके अंदर संशोधन करना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अगर हम अमेरिका के संविधान को पढ़ते हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो उसमें बदलाव करना यानी कुछ भी चेंज करना बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भारत का संविधान ना तो यूके के संविधान की तरह एकदम मतलब लचीला है कि उसमें एकदम संशोधन कर दो, और न ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है। यानी कि इतना मुश्किल भी नहीं है संशोधन करना, और ना ही इतना आसान है। हमारे संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया एक तरीके से कैसी होगी, लचीली होगी, ना ज्यादा मुलायम ना ज्यादा कठोर, ना यूके की तरीके से मुलायम ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर। दोस्तों, भारत के संविधान के अंदर बदलाव हो सकता है, इस वजह से भारतीय संविधान को एक जीवित संविधान भी बोला जाता। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम कि संविधान के अंदर हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, संशोधन बोलते किस है, संशोधन बोलते बदलाव को। मान लो हमें संविधान के अंदर कोई नई चीज जोड़नी या कोई नई चीज हटानी। जैसे क्या करा था हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या करा था, पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा था। तो संविधान के अंदर हमने कुछ बदलाव करा तो उसे बोला जाता संशोधन। कोई नई चीज जोड़ना या नई चीज हटाना, जो संविधान के अंदर है उसे हटाना, उसे बोलते संशोधन। अब ये समझ लो कि संविधान, भारतीय संविधान के अंदर अगर कुछ संशोधन होना तो वो संशोधन करेगा कौन। तो ये समझो, ये अधिकार दे रखा संसद को। किसे? संसद को। हमारी जो पार्लियामेंट है उसे ये अधिकार है कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। अब मैं किस बेस के आधार पर कह रहा हूं कि संशोधन मतलब संसद ही कर सकती है। तो दरअसल अगर तुम अपना संविधान उठा कर देखोगे ना, उसके अंदर संविधान के अंदर पार्ट 20 के अंदर एक आर्टिकल दिया हुआ 368, जो ये बोलता कि क्या कर सकते हो तुम, संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हो। और कौन कर सकता है संशोधन? केवल संसद को ही ये अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। तो एग्जाम में एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता कि बताओ कि संविधान के अंदर संशोधन जो कराया था वो किस आर्टिकल के तहत कराया था? तो 368। भाग कौन सा है? 20वां। और कौन करता? संसद करती। देखो, संसद के अंदर क्या क्या आता, अभी तुम्हें ये समझ लो। एक तो आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये तीन चीज हमारी पार्लियामेंट के अंदर आती। तो देखो, अगर संविधान के अंदर हमें संशोधन करना कुछ भी, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रस्ताव होगा वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी प्रस्ताव है वो तुम लोकसभा में भी ला सकते हो, वो तुम राज्यसभा में भी ला सकते हो। देखो, यहाँ भी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। मान लो कोई, जैसे हमें पंचायती राज सिस्टम जोड़ना था संविधान के अंदर, पंचायतों को जोड़ना था, तो हमने कुछ अमेंडमेंट करा। हम पहले क्या लिखा है? प्रस्ताव लिखा है। सपोज डेट कि हम वो लोकसभा में लिखा है ना, लोकसभा में लिखा है वो प्रस्ताव, तो वो हमने लोकसभा से पास करा लिया। लोकसभा से पास हो गया, फिर कहाँ गए हम? राज्यसभा में। राज्यसभा ने भी अगर इसे पास कर दिया तो ये प्रस्ताव कहाँ जाता? फिर राष्ट्रपति के पास। कहाँ? प्रेसिडेंट के पास जाता। और प्रेसिडेंट इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। समझ रहे हो तुम कि कोई प्रस्ताव, संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई बिल आता राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस पर अपनी मोहर लगाने के लिए बाध्य है। दोस्तों, तुमने राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में सुना होगा। एक तो कौन सी? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। तो वो क्या करते हैं, जैसे प्रस्ताव आते हैं लोकसभा या राज्यसभा से, उसे क्या करते हैं, वो उन पर अनुमति दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, है ना। लेकिन अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, यानी कि उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि इससे रिलेटेड जो भी बिल होगा वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी ने पूछा है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि जो संविधान में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो बिल है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता,
है ना। तो वो केवल लोकसभा नहीं है, वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता। लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की अनुमति होगी, यानी कि प्रेसिडेंट साइन करेंगे। दोस्तों अगर ये लोकसभा से पास हो जाए, मान लो पंचायतों को हम जोड़ रहे थे, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, राज्यसभा में जाकर इस पर गतिरोध हो गया, यानी कि राज्यसभा बोल रही है कि हम जब पास करेंगे, जब इसमें कुछ तुम क्या करोगे, कुछ बदलाव करोगे, है ना। तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाकर गतिरोध हो गया। तो तुमने पढ़ा होगा, जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि कानून कैसे बनता, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए वीडियो बनाई थी, नहीं देखी ना तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर लोकसभा किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध होता, आपस में मतभेद होता, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, संविधान संशोधन की नहीं कर रहा। कि अगर देखो साधारण विधेयक है तो लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो गया, राज्यसभा में मतभेद हो गया किसी विधेयक को लेकर, तो उस पर संयुक्त बैठक हो सकती। संयुक्त बैठक क्या होगी, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर आकर बैठेंगे, उस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड वो बिल है तो उसके लिए तुम कोई भी संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, उसे अलग अलग, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि लोकसभा से तो अलग पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से उसे अलग पास कराना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि तुम मतलब गतिरोध कर संयुक्त बैठक बुला लो। तो ये पॉइंट यहाँ पे अलग याद रखना। अब देखो संविधान के अंदर जो संशोधन है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 तो साधारण बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति, आधे राज्यों की अनुमति। अब मैं ये बताऊंगा, इसके एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। देखो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे हमें नए राज्यों का गठन करना, जैसे अभी हमारे 28 राज्य है, पहले 29 थे, फिर 28 हो गए, है ना। हो सकता आगे 30, 32 कितने भी राज्य हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई मुद्दा है, या जो संसद के सदस्य है उनसे रिलेटेड कोई मुद्दा है ना। ये जो मतलब बिल्कुल सिंपल से मुद्दे होते हैं, उनके लिए अगर संविधान में संशोधन करना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मान लो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, इससे रिलेटेड कोई विधेयक लाया गया राज्यसभा के अंदर, कहाँ, राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा में सपोज डैट की 200 सदस्य हैं, तो इस विधेयक को पास करने के लिए कितने सदस्यों की अनुमति आवश्यक होगी, 50 + 1, यानी कि इसके 50% कितने होंगे, 100, उसमें से भी एक और, तो कितने होगा, 101, यानी कि साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। समझ गए। जितने सदस्य हैं राज्यसभा में, कितने हैं ये तो तुम्हें पता होगा ना, 250 सदस्य हैं, उसमें से मान लो 200 आए थे उस दिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड विधेयक लाया गया राज्यसभा में, उस दिन राज्यसभा में टोटल 200 सदस्य आए थे, है ना। वे 200 में से, उनमें से 101 सदस्य अगर इसके पक्ष में वोट डाल देते हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो वो क्या होगा, वो फिर विधेयक राज्यसभा से पास माना जाएगा। सेम कंडीशन लोकसभा में होगी, फिर लोकसभा में से जाने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसे समझ सकते हो, है ना। तो समझ गए साधारण बहुमत क्या होता, आधे से एक ज्यादा है। ये तो होगी सिंपल मेजोरिटी। इसके अंदर देखो क्या आता है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश हो गया, कोई नया राज्य बनाना है, नए राज्यों का नाम लिखना, राजभाषा का प्रयोग से संबंधित विधेयक हो गए, ये सारे किसके अंदर आते, ये आते साधारण बहुमत से पास होने वाले विधेयक, है ना। अब देखते हैं हम विशेष बहुमत क्या होता। विशेष बहुमत दोस्तों, अगर संविधान में संशोधन से रिलेटेड कोई विधेयक है और उसके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत है, जैसे क्या हमारे फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में जाओगे तो उसमें क्या दे रखे, हमारे मौलिक अधिकार दे रखे। मौलिक अधिकार किसके अंदर, संविधान के पार्ट 3 में, बताया था ना मैंने, समझाया था, वीडियो बनाई थी। तो पार्ट 3 में दे रखे मौलिक अधिकार। अगर इसे मौलिक अधिकारों को चेंज करना, तो संसद में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जब इसका विधेयक जाएगा, तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती, मान लो लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया कि संविधान के अंदर क्या करना, हमें मौलिक अधिकारों के अंदर जैसे शिक्षा का अधिकार जोड़ना, तो मौलिक अधिकारों में चेंज हो रहा है, एक मौलिक अधिकार बढ़ रहा, तो इसे क्या करना, लोकसभा में विधेयक लाया गया, तो लोकसभा, पहली कंडीशन तो ये समझो, जो सदन है, जैसे मान लो लोकसभा है, तो लोकसभा के
जो सदस्य उनका बहुमत होना जरूरी है, यानी कि उनमें से अधिकांश वहां पर उपस्थित होने जरूरी। मान लो 552 सदस्य है ना, उसमें से 450 सदस्य उस दिन जो सदन है उसके अंदर मौजूद थे जिस दिन ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। तो इसके 2/3 सदस्य 450 थे, इनमें से अगर 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वोट डाल देते, यानी कि 450 में से अगर 2/3, 450 का 2/3 निकाल लो, कितना हो गया 300। अगर 450 में 300 सदस्य इस बोलते कि हाँ शिक्षा के अधिकार को हमें मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, उसे क्या होगा, फिर वो प्रस्ताव लोकसभा से पास माना जाएगा। समझ गए? दोबारा समझ लो, चाहे कि अगर मान लो 552 में से 450 सदस्य उस दिन आए थे जिस दिन प्रस्ताव लाया गया था, उसमें से अगर 2/3 सदस्य, 2/3 यानी कि 300 सदस्य इसके पक्ष में वोट डालते इस विधेयक के, तो ये क्या होगा, ये प्रस्ताव यहां से लोकसभा से पास माना जाएगा। फिर कहा जाएगा वो राज्यसभा में, है ना। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा और वहां पे भी 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वोट डाल लेंगे, तब जाके ये फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो विशेष बहुमत क्या होता है, जितने सदस्य मौजूद होते हैं उसका 2/3 को क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं। मान लो 420 सदस्य लिख दिए, तो इसका तुम 2/3 निकालोगे, कितना होगा 140, और ये कितना हो गया 280 सदस्य। मान लो उस दिन क्या आता, जिस दिन शिक्षा से अधिकार से रिलेटेड विधेयक था, अगर उस दिन 420 सदस्य आए थे लोकसभा के अंदर, उनमें से अगर ये कितने 2/3 सदस्य इसके अगर इसके पक्ष में वोट डालते, तो ये विधेयक यहां से पास माना जाता। तो यानी कि कितने टोटल 280। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा स्पेशल मेजोरिटी क्या होती, यानी कि विशेष बहुमत क्या होता। अब हम बात कर लेते हैं बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति, यानी कि इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास तो होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। 2/3 सदस्यों की मोहर अनिवार्य है। इसके साथ साथ लगभग जितने हमारे राज्य हैं, कितने 28, इनमें से आधे राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। इनकी जो इन 14 राज्यों के विधान मंडलों से पास कराना जरूरी है। जैसे मान लो क्या था, जीएसटी था, है ना, जीएसटी था, वो जब विधेयक लाया गया तो पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से हुआ, फिर वो 14 अलग अलग राज्यों के विधानमंडल से पास होकर आया, फिर राष्ट्रपति ने उस पर साइन करे, तब जाकर वो क्या बना, कानून बना, गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट। वे कौन कौन से मुद्दे जिनके लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति आवश्यक होती, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर कुछ बदलाव करना तो, है ना, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित कोई मसला है तो, या अगर मान लो 368 आर्टिकल 368 में अगर हमें बदलाव करना तो हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी, या संविधान की जो 7वीं अनुसूची उसके अंदर अगर कुछ फेरबदल करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अब तुम इसे 1 मिनट यहाँ और समझ लो। देखो, अगर तुम्हें समझना नॉर्मल भाषा में, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, इतना सारा कैसे याद रखोगे, कैसे पहचानोगे इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है या नहीं। वे मुद्दे जिनमें राज्य इन्वॉल्व हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता उसमें राज्य भी भाग लेते, या संविधान की 7वीं अनुसूची उसके अंदर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं राज्य भी इन्वॉल्व है। तो वे मुद्दे जिनमें राज्य भी प्रभावित होते, वे संशोधन जिनमें राज्य भी प्रभावित होते, उनके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा संविधान के अंदर हम संशोधन कैसे कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।